कर लेते हैं आज नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति, जिसे कि हम लोग हिंदी में कहते हैं नंबर सिस्टम। ये होता है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। तो बच्चों, नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो टॉपिक्स निकल के आते हैं। एक तो आता है कितने नंबर्स कैसे कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक नंबर होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर एक पहला हो गया और दूसरा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। हिंदी में इसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं, इसको कहते हैं काल्पनिक। तो दो तरह के पार्ट होते हैं, एक तो होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है एक वास्तविक संख्या रियल नंबर्स होता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है काल्पनिक नंबर। अब हमारे पास बात आती है कि रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो बेटा, ऐसे नंबर जिनका कोई वास्तविक मान होता हो, जिनको कि हम गणना के अनुसार प्राप्त कर सकते हों, वे क्या कहलाते हैं, वे वास्तविक संख्या कहलाती हैं। और जिनका कि कोई मान होता ही ना हो, जो कभी संख्या के रूप में दर्शाए ही ना जा सके, कहने का मतलब कभी उनको हम संख्या रेखा पर दर्शा ही ना सके, वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या हो सकते हैं बेटा, जैसे -√3 या कह लिया जाए 1/0 या कह लिया जाए √-50। ये सारी चीजें क्या है, काल्पनिक नंबर्स क्या हैं। अब काल्पनिक नंबर्स अगर ये है तो वास्तविक संख्या में क्या आ जाती है, वास्तविक संख्या में बेटा दो पार्ट आ जाते हैं। एक आ जाता है परिमेय संख्या, जिसे कि रेशनल नंबर कहते हैं आप। वास्तविक संख्या में दो तरीके के नंबर आ जाते हैं, एक आ जाता है परिमेय संख्या, एक आ जाता है वास्तविक संख्या। इसमें फिर और सारी चीजें भी आती हैं, इंटीग्रल्स आ जाते हैं, प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, इवन नंबर्स आ जाते हैं, ऑड नंबर्स आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप। बट हम सीक्वेंटली क्रम अनुसार एक एक चीजों को कंप्लीट करेंगे। अच्छा बेटा, एक चीज और बता दूं, ये आपके एग्जाम बेसिक से तो स्टार्टअप ही है नंबर सिस्टम का। एक बेसिक जो 5th और 6th लेवल से स्टार्ट हो जाता है और ये आपके कम्पिटिटिव लेवल तक जाएगा। कहने का मतलब अगर इन क्वेश्चंस को आप प्रेफर करेंगे और सीटेट, यूपीटेट या आरआरबी या अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखेंगे तो यही सारे क्वेश्चंस वहाँ पर रखे होते हैं। तो अगर आप आज की डेट में इनको सही तरीके से पढ़ ले रहे हैं, आज की डेट में इनको सही तरीके से समझ ले रहे हैं, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों से कभी भी परीक्षा में असफल नहीं होंगे। और मैं कहूँगा कि जो बच्चे सीटेट, यूपीटेट, आरआरबी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो रेशनल नंबर्स आ गए। अब इसमें काफ़ी चीज़ें मैं डिस्क्लोज करूंगा जो हमारे बेसिक डाउट्स होते हैं। जनरली हम लोग इंटर तक पढ़ लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, बट हमारे कुछ बेसिक्स डाउट होते हैं या कह लीजिए हम उन टॉपिक्स पर कभी ध्यान नहीं देते, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि होता क्या है। अब परिमेय नंबर क्या होता है बेटा, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, मैं परिभाषा लिख नहीं सकता हूँ बट बोल रहा हूँ धीरे धीरे, आप राइट डाउन करना चाहिएगा तो कर लीजिएगा। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें a/b के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु बट यहाँ पर एक कंडीशन भी लगेगी, बट b डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब a/b के रूप में लिखा जाए परंतु b का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है बेटा, हर का मान जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, परंतु 0 नहीं होना चाहिए। पर अपरिमेय में क्या है कि जिन्हें a/b के रूप में लिखा ही न जा सके, मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में दर्शाया ही ना जा सके, वे क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हमारे पास बात आ जाती है कि कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं, कौन सी संख्याएं परिमेय हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं,
जैसे हमारे पास रूट 3 है, हमारे पास रूट 15 है, हमारे पास रूट 7 है, ये संख्याएं क्या है, इन्हें आप परिभिन्न के रूप में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि रूट 3 का रूट क्या निकालेंगे, पॉइंट में आएगा। और अभी आगे और एक चीज एक्सप्लेन करूंगा कि अगर संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा हो तब क्या करते हैं, अर्थात ये संख्याएं क्या कहलाएंगे, अपरिमेय कहलाएंगे। अब यहीं पर मैं बात कर लेता हूं कि क्या रूट 16 परिमेय है अथवा अपरिमेय है। तो मैं ये कहूंगा क्योंकि इसका रूट आसानी से निकल सकता है, इसका रूट 4 आया, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, 8/2 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब इसको हमने ये रूट 16 को कई तरीके से लिख सकते हैं और इसे a/b के रूप में भी लिख सकते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये संख्याएं क्या हो सकती हैं, ये संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब आप लोगों को समझ में आया कि ऐसी संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में लिखा जा सके वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परंतु b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कि मैं कहता हूं, मैं आपको यहाँ पर दो संख्याएं देता हूं, एक तो देता हूं फर्स्ट नंबर पे 0.2345667, दूसरा देता हूं 0.333333। अब आप मुझे बताइए, इसमें ये दो संख्याएं लिखी हुई हैं 0.234567 और दूसरी लिखी हुई है 0.33333। अब आप मुझे बताइए इनमें कौन सी संख्या परिमेय हो सकती है, कौन सी संख्या अपरिमेय हो सकती है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बताता हूं, ये संख्या अपरिमेय होगी और ये संख्या परिमेय होगी। अब आप लोगों को ये डाउट हो रहा होगा, कि सर आपने ये कैसे अपरिमेय लिख दिया, ये कैसे परिमेय लिख दिया, ये संख्या इरेशनल है, ये संख्या रेशनल है। अब ये संख्या इरेशनल कैसे हुई बेटा, हमने क्या बताया था आपको, ऐसी संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में लिखा जा सके। तो बच्चों इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका एंडिंग पॉइंट है ही नहीं, ये 7 के बाद अभी और आगे जाएगा, 8 भी जा सकता है, 9 भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है। कहने का मतलब जब तक एंडिंग पॉइंट नहीं मिलता हम उसको a/b के रूप में नहीं लिख सकते। बट ये नंबर जो है, अगर आप लोगों ने शांत दशमलव और अशांत दशमलव का टॉपिक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं किसी दिन उसको कवर कर दूंगा। जब इसको पढ़ा होगा तो हम लोग इसको बेसिकली क्या लिख सकते हैं, बराबर 1/3 लिख सकते हैं। इसका मान क्या होता है, 1/3 होता है। इसका मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/9 लिख सकते हैं। इसका मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/27 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये a/b के रूप में संख्या दर्शाई जा रही है, और जब ये संख्या a/b के रूप में दर्शाई जा रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या दशमलव के परिमेय संख्या के रूप में। इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.461461 बच्चों ये बताओ ये कैसी संख्या होगी। तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर भी संख्याओं का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, जब रिपीटेशन होने लगे तो मतलब उसका एंडिंग पॉइंट हमें मिल चुका है, और जब मिल चुका है हमें एंडिंग पॉइंट तो शांत दशमलव से अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान आता है 461/999। तो कहने का मतलब बच्चों कभी भी परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं को इस तरीके से देखकर डायरेक्टली मत कह दीजिएगा कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। आपको ये समझना पड़ेगा कि दशमलव के बाद जब तक एंडिंग पॉइंट नहीं मिल जाता वे संख्याएं अपरिमेय होंगी, जिसका एंडिंग पॉइंट कैलकुलेट हो जाता है वे संख्याएं परिमेय होंगी। अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है, एक और कंफ्यूजन बच्चों में आता है जो कि बहुत ज्यादा होता है। अब बच्चों के पास एक और चीज निकल के आती है कि जैसे हमने बोला पाई और 22/7। अब बताओ बच्चों इसमें कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर पाई और 22/7 ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन सीटेट, यूपीटेट, आरआरबी अन्य परीक्षाओं में भी आएंगे और यही क्वेश्चंस होते हैं, कोई डीप नहीं उठाया जाता है, आपके बेसिक नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। सपोज दैट आप ये समझिए कि आपको नॉर्मली एक कोई अधिकारी बनाया जाता है, तो इन सब सवालों को उसके पूछने का मतलब क्या होगा, वो आपसे बैठ के गणित तो लगवाएगा नहीं। तो इन सब सवालों को पूछने का मतलब होता है कि आपका आईक्यू लेवल, आपका एक्सप्रेशन कैलकुलेशन लेवल कितना अच्छा है। तो जब आप इन सवालों को अंडरस्टैंड करते हो, समझ सकते हो, तो वो समझता है कि आप इस काम के लिए बेहतर हो। तो आप क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस को देखने के बाद उसके सोल्यूशन पर जाओ। अब मैं जैसे कहता हूं तो पाई बेटा क्या है, ये इरेशनल है,
आप लोग इसको समझ लीजिए, पाई इरेशनल है और 22/7 क्या है बेटा, रेशनल है। अब पाई इरेशनल कैसे है बहुत से लोगों में, तो मैं जब आप लोग पाई का मान कैलकुलेट करोगे तो इसका मान कैलकुलेशन पे निकल के आता है 3, 1, 4, 5, 6, 8, 9, हो सकता है ये गलत थोड़ा सा बीच में नंबरिंग, ये जब आप कैलकुलेशन करोगे पाई का मान जब आप सर्च करोगे तो पाई का मान ये निकल के आता है, बट जब 22/7 का मान आप कैलकुलेट करते हो तो ये क्या निकल के आता है 3.142857, फिर ये यहीं से रिपीट होने लगता है 142857। तो बच्चों कहने का मतलब अगर इन संख्याओं में देखें तो ये रिपीटेशन नंबर है। हमने बताया दशमलव के बाद उन संख्याओं का जिनका मीन पॉइंट लास्ट पॉइंट मिल जाता है वे संख्याएं परिमेय संख्याओं में कैलकुलेट हो सकती है, बट वो संख्याएं जिनका एंडिंग पॉइंट है भी नहीं, मतलब अभी तक इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये एंडिंग पॉइंट न होने के कारण ये अपरिमेय संख्याओं में कैलकुलेशन किया जाएगा। एक बहुत से बच्चे बोलते हैं सर पाई और 22/7 तो एक ही है, तो मेरे बच्चों ये आपने आज तक गलत पढ़ा है। पाई और 22/7 एक नहीं होता है। जिस भी टीचर ने पढ़ाया होगा टीचर्स की गलती नहीं है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पाई का मान जहां कहीं भी लिखा मिलेगा वो इस तरीके के साइन में लिखा मिलता है 22/7, और इसका मतलब बेटा होता है कि पाई, इस साइन का मतलब बेसिकली होता है कि लगभग है पाई का मान 22/7 के, न कि एक्यूरेट 22/7 है। जब आपको 22/7 लिखा मिला तो आपको साफ दिख रहा है कि ये a/b के रूप में है, तो ये एक परिमेय संख्या, बट जब पाई के रूप में लिखा तो ये लगभग है। लगभग का मतलब अभी कैलकुलेटिव नहीं है। जब कैलकुलेटिव नहीं है तो अर्थात ये अपरिमेय। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आता है क्वेश्चंस आते हैं कि पाई एक अपरिमेय है कि परिमेय है, तो आप साफ लिखेंगे पाई अपरिमेय है, 22/7 परिमेय है। दूसरी चीज बच्चों, हम 22/7 को क्या और लिख सकते हैं, हम 22/7 को लिख सकते हैं बेसिकली तौर पर 33/106। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर में लिख सकते हैं। ये सारे मान क्या होंगे, पाई के लगभग जो मान होते हैं, एक तो 22/7 हो गया, दूसरा 33/106 हो गया, तीसरा 355/1.3 हो गया, मतलब एवरीथिंग कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज दैट हमें किसी और प्लेनेट पे मार्स पर कोई कैलकुलेशन करनी है, पृथ्वी के पास रखकर जो साइंटिफिक वैल्यू यूज करते हैं पाई की, मैं आपको उसको लिख देता हूं। साइंटिफिक जो वैल्यू होती है वो ये यूज की जाती है बेसिकली, जो हम लोग जनरली तौर पे देखते हैं कि जो एक खगोलीय कैलकुलेशन में जो साइंटिफिक वैल्यू यूज होती है वो होती है 14348 अपॉन, और ये आ जाएगा 33215। मुझे एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, कोई त्रुटि हो सकती है, बट लगभग यही है। तो ये कैलकुलेशन जो साइंटिस्ट यूज करते हैं खगोलीय मानों में यूज किया जाता है। इसका कारण क्या होता है अब आप समझिए। जब हम लोग कोई नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 22/7 का मान इतना इफेक्टिव नहीं होता, बट जब हम यही चीजें एक लंबे दूरी के लिए कर रहे हैं तो वहाँ 0.1 का भी जो डिफरेंस होता है वो बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो जो साइंटिस्ट जो खगोलविद होते हैं, एस्ट्रोनॉमल होते हैं, पर्सन होते हैं, वो पाई का मान बिल्कुल मान्यूट कैलकुलेट करके तब प्लेस करते हैं ताकि उनकी वैल्यू ज्यादा डिफर ना हो। तो कहने का मतलब बच्चों पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं, ये आपका बेसिक है। इसके बाद मैं अन्य क्वेश्चंस पर भी आऊंगा। दूसरी चीज, एक चीज और हमारे बच्चों में आती है कि हमारे पास एक डाउट होता है 1/0 और 0/1। अब बताओ बच्चों इसमें कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, 1/0 और 0/1। तो बच्चों बताना चाहूंगा ये आपका इरेशनल है, यानी कि अपरिमेय है। इरेशनल का मतलब बच्चों अपरिमेय है, और ये आपका रेशनल है। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे आपने कह दिया कि ये इरेशनल है और ये रेशनल है। तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा इरेशनल का मतलब हमने जनरली आपको यहाँ पर क्या समझाया, ऐसी वैल्यू जिनको डिफाइन किया ही न जा सके, जिनको डिफाइन नहीं किया जा सकता उन्हें। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या वैल्यू डिफाइन की जा सकती, नहीं की जा सकती, बट यहाँ पर पॉइंट के बाद वैल्यू डिफाइन हो रही है कि 1.248257, इसके बाद फिर से वही वैल्यू रिपीट हो रही है। तो कहने का मतलब रेशनल कैसे है,
अब इस चीज को समझो बच्चा, अगर हम 0/1 के इक्वल टू 0 रख लेते हैं, इसमें इसका गुणा करा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 0 मल्टीप्लाई 1 बराबर 0 आ गया। अब बेटा यहाँ पर अगर 2 रख लेते हैं तो 0 इंटू 2 बराबर 0 आ गया। अब बच्चों यहाँ पर अगर 3 रख लेते हैं तो 0 इंटू 3 बराबर 0 आ गया। कहने का मतलब प्रत्येक स्थिति में इसका अंतिम मान कैलकुलेटेड है। जब प्रत्येक स्थिति में इसका अंतिम मान कैलकुलेटेड है तो हम ये बात कहते हैं कि ये परिमेय संख्या है। दूसरी चीज बच्चों, एक बच्चों और आती है, सेकंड थिंग्स ये आती है कि बच्चे पूछते हैं अब बताओ मेरे को 0/0 ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो मेरे बच्चों ये भी नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब अब हमने यहाँ पर 1 रख लिया, तब भी ये 0 बराबर 0 इंटू 1 आ गया। जब 0 बराबर 0 इंटू 1 आ गया तो बेटा ये भी क्या हो गया, 1 की जगह 2 भी रखेंगे वही आएगा, 3 भी रखेंगे वही आएगा, 4 भी रखेंगे वही आएगा, 5 भी रखेंगे वही आएगा। तो ये भी क्या है, नॉट डिफाइंड। तो मेरे बच्चों आप लोगों को समझ में आया ये टॉपिक। अब अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। अब बेटा एक चीज और निकल के आती है कि रेशनल और इरेशनल जो दो। अब अगला जो टॉपिक आ जाता है वो टॉपिक आ जाता है बच्चों अब जो अगला टॉपिक आ जाता है बच्चों वो टॉपिक आ जाता है कि रेशनल नंबर अगर हमने पढ़ा है तो रेशनल नंबर में क्या क्या आता है। रेशनल नंबर्स के बाद आ जाता है बेटा, रेशनल नंबर्स में आ जाता है इंटीग्रल्स। अब इंटीग्रल्स क्या होते हैं बेटा, इंटीग्रल्स वे वैल्यू होती हैं जिनका कि मान ऋणात्मक होता है, कि हम लोग जनरली लिख सके -1 -2 -3 -4 या कह दें -5 -6 -7 -8। तो ये वैल्यू माइनस से शुरू हो सकती हैं, वे इंटीग्रल्स कहलाती हैं। इंटीग्रल्स के बाद आता है बेटा होल नंबर्स, पूर्ण संख्या जिसे आप कहते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बेटा जो आपके एग्जाम में कैलकुलेशन में आपको पता चलेगा, और ये सीटेट के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, यूपीटेट के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आरआरबी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस वहां पर डिस्क्लोज किए जाते हैं। होल नंबर्स क्या होता है, अब बेटा बहुत छोटी सी बात है कि आपने आज तक होल नंबर्स क्या पढ़ा होगा, तो याद रखना हमेशा होल नंबर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं अलोंग विद 0 1 2 3 4 5 डैशेस, ये सारे होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स के बाद बेटा अगला नंबर आता है नेचुरल नंबर्स। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में डिफरेंस क्या है, तो बेटा होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है, होल नंबर में 0 लिया जाता है बट नेचुरल नंबर में 0 नहीं लिया जाता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, यदि होल नंबर्स पूछेगा तो 0 के साथ, या नेचुरल नंबर पूछेगा तो 1 के साथ। अब नेचुरल नंबर के बाद आ जाती है कि अच्छा एक चीज और, अब बताओ नेचुरल नंबर्स में इंटीग्रल्स में नेगेटिव आता है, इसमें पॉजिटिव आता है। अब बताओ 0 जो है 0 ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ये नॉर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ये कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है कि बेटा सपोज दैट 0 मल्टीप्लाइड विद -1 कराएंगे तो 0 की वैल्यू क्या लिखेंगे, +0 की -0, तो ऑलवेज यू हैव टू रिटर्न दैट ये 0, और 0 इंटू 1 करेंगे तो भी मान 0 लिखेंगे। तो कहने का मतलब ना, अच्छा यहाँ पर हम माइनस भी लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है 0 पे माइनस लगा देने से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ना तो ये पॉजिटिव है और ना ये निगेटिव है। अब नेचुरल नंबर्स के बाद आ जाता है कि एक तो पार्ट होता है सम संख्या, दूसरा पार्ट होता है विषम संख्या, जिसे कहते हो आप इवन और ऑड नंबर्स। तो बेटा इवन नंबर्स क्या होता है, बेसिकली इवन नंबर्स वे होते हैं, देखो मैं परिभाषा लिख नहीं सकता हूं, बोल दे रहा हूं, ऐसी संख्याएं जिनको कि 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, इवन नंबर्स कहलाती है। और ऐसी संख्याएं जो डिविजिबल हो किससे, अदर देन 2 से, ये डिविजिबल बाय 2 और ये डिविजिबल बाय
अदर देन 2। अब डिविजिबल बाय अदर देन 2 क्या होगा, 2 4 6 8 डैश। लेकिन बेटा 0 भी डिविजिबल है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी बेटा जब सम संख्या पूछेगी तो 0 होती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी, 1 3 5 7 9। तो बेटा सम और विषम का मतलब आप लोगों को समझ में आया। यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा होगा, बट ये कभी नहीं ध्यान दिया होगा कि 0 एक सम संख्या होती है। अब बेटा इसके बाद एक और टॉपिक आता है, मैं आपको वो कवर कर देता हूँ। इसके बाद बेटा आगे आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक एक और आता है। वो टॉपिक क्या है, प्राइम नंबर्स। ये बेटा सीटेट और यूपीटेट का पेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन प्राइम नंबर से जरूर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स बेटा हम परिभाषा बता देते हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 ही गुणनखंड प्राप्त हों। ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 ही गुणनखंड प्राप्त हों, कहने का मतलब ओनली 2 फैक्टर्स आर अवेलेबल इन दैट नंबर, वे संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। अब हम एक कैलकुलेशन लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ये हम ले लेते हैं। तो अगर हम बेटा 0 को जैसे कैलकुलेशन करना चाहें तो 0 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 किससे, 0 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी है, 3 से भी है, किसी से भी करेंगे तो ये 0 है। 1 किससे हो सकता है, केवल 1 से। 2 किससे हो सकता है, 1 और 2 से हो सकता है। 3 किससे हो सकता है, 1 और 3 से हो सकता है। 4 किससे हो सकता है, 1 2 4 से हो सकता है। 5 किससे हो सकता है, 1 5 से हो सकता है। 6 किससे हो सकता है बच्चों, 1 2 3 एंड आल्सो 6। तो अब देखो ऐसी संख्याएं किनमें केवल 2 फैक्टर अवेलेबल है, ये काट देंगे क्योंकि इसमें नहीं अवेलेबल है, ये काट देंगे इसमें नहीं अवेलेबल है, ये है, अगला ये है, ये काट देंगे, ये है, ये काट देंगे। देखेंगे कि जिनमें केवल 2 ही गुणनखंड उपलब्ध हैं तो वे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या आता है, ये तो प्राइम नंबर्स आपने सीख लिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, पर क्वेश्चन घुमा के क्या पूछता है, कभी कभी वो क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सी सबसे छोटी प्राइम सम संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राइम इवन नंबर, तो सबसे छोटी प्राइम इवन नंबर बेटा क्या हो गई, 2, ठीक। और सबसे छोटी अगर इवन नंबर केवल पूछेगा ओनली इवन तो 0 हो जाएगी। ये कंफ्यूज मत होना, प्राइम नंबर सबसे सम संख्या में सबसे छोटी 2 होती है, केवल सम संख्या पूछे सबसे छोटी तो 0 होती है, ये हमेशा याद रखना है। तो प्राइम नंबर्स का ये फैक्टर है। बाकी आज नंबर सिस्टम का ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आप लोगों को क्लियर हो गया। ये सारे टॉपिक अगर आपको कंप्लीट हैं, सीटेट यूपीटेट मैथ के 30 में से 30 क्वेश्चन आपके कहीं अटके नहीं है, और बेसिक क्वेश्चन जो 6 7 8 की बुक के रिफर किए जाते हैं, अगर आप उनको सही से पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो आप लोगों के लिए एक बेहतर क्लास है ये। अगर आप लोग सही से अध्ययन करेंगे तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आएंगे, हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को भी डिस्क्लोज करेंगे कि कैसे आपके साथ वो बिहेव करते हैं। क्वेश्चंस में बेटा कुछ नहीं होता है, वो सारे क्वेश्चंस वही होते हैं जो आपने पढ़े होते हैं। कभी भी टीचर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं जो आपने कभी देखे ना हो। आपने देखा होगा तभी आप कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज करने के लिए ही आपको क्वेश्चन दिया जाता है, क्योंकि जो कंफ्यूज नहीं होगा वही सबसे अच्छा लर्नर और एक्सपीरियंस